जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आज मेरे साथ मेरे स्क्रीन शेयर कर रहे हैं भाई अवनीश पीएन शर्मा जी। आप मूलतः गोरखपुर के निवासी हैं और सामाजिक राजनीतिक विषयों पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं और प्रखर राष्ट्रवादी हैं। तो और मूलतः गोरखपुर के रहने वाले हैं और गोरखपुर में भी जो गोरखनाथ गोरक्षपीठ है उसके एकदम बगल में इनका घर है और इनका बचपन जो है ना गोरक्षपीठ के प्रांगण में ही बीता है। मतलब इन्होंने बचपन वहीं पे जो है गुल्ली डंडा और पकड़ी बिलरिया खेल के बिताया है। सर, गोरक्षपीठ के प्रांगण में घुमरी परवता खेलने का तो मौका नहीं मिला होगा। घुमरी परवता जानते हैं? घुमरी परवता हमारे पूर्वांचल अजय जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, पूर्वांचल की जिस जमीन की मिट्टी पर बसा है गोरखपुर शहर, गोरक्षनाथ, और जहां पर आदि गुरु गोरक्षनाथ की वो पीठ है, तो वहां घुमरी परैया से लेके चिक्का कबड्डी, ये तो स्पोर्ट्स में, और अगर आप सुरों की बात कीजिएगा, कला की बात कीजिएगा, तो बहरे तबील की नौटंकी से लेके विदेशिया की नाच से लेके गोरखबाणी तक की परंपरा और कबीर की धरती है साहब वो। हाँ बिल्कुल। तो मुझे मुझे नहीं लगता कि अब ये थोड़ा सा अजीब लगता है जब अपने शहर के बारे में आदमी बहुत सारा बताए, तो थोड़ी शर्म भी आती है और थोड़ा झिझक भी होती है। कुछ नाम ही आप देख लीजिए ना, और भोजपुरी की वो बेल्ट है, सब कुछ है, तो बड़ी सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध जमीन है, बहुत समृद्ध धरती है। और राजनीतिक रूप से भी उसकी समृद्धता का आकलन इतने सहज तरीके से नहीं किया जा सकता। आगे जैसे जैसे बात बढ़ेगी मैं प्रयास करूंगा। जी, मैं आपको अवनीश भाई एक बात बताऊं, ये प्रोग्राम की शुरुआत हम लोगों ने थोड़ा सा कर दी ऐसे, जैसे मुझे ध्यान है ना, अभी मैंने वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे जो गेम्स खेला करते थे ना, इस पे एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम करेंगे एक दिन कि पूर्वांचल के बच्चे अपने बचपन में कौन कौन सी गेम्स खेला करते थे। जैसे अभी आपने एक नाम लिया, एक होलवा की पाती होती थी, एक पकुली बिलरिया होती थी हमारे यहाँ, उसके बाद हमारे यहाँ एक वो जिसको घुमरी परवता बोलते हैं वो होती थी। इसमें एक स्पेशल कार्यक्रम करेंगे, पर आज हम अपने मूल विषय पे लौट रहे हैं। जब चुनाव का रनअप एकदम तैयार है, टिकट वितरण भी लगभग आखिरी स्टेज में चल रहा है और योगी आदित्यनाथ जी जो है हमारे, उनका तय हो गया कि वो गोरखपुर सदर से जो है चुनाव लड़ेंगे। तो इस उनके गोरखपुर सदर से चुनाव लेके लड़ने के लेके ना काफी सारा मतलब हाँ बड़ा चर्चाएं हो रही हैं कि पहले वो अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे। मीडिया में ये भी बात चली कि नहीं मथुरा से लड़ेंगे, पर अंत में फिर ये आए कि तब वो नहीं, गोरखपुर सदर जो उनकी अपनी पारंपरिक सीट रही है, मतलब विधानसभा की नहीं लोकसभा की। तो इसका जरा मुझे लोकल गणित बताइए। और लोग बता रहे हैं कि साहब जो सिटिंग एमएलए साहब थे, डॉक्टर साहब जो है, उनका नाम राधारमण अग्रवाल जी, उनका टिकट काट के इनको दिया गया, उनमें असंतोष है क्या? जरा जरा ग्राउंड रियलिटी से हमारे दर्शकों को जरा परिचित कराइए आप। जी देखिए अजय जी, शुरुआत जिस सवाल से आपने किया है वो सवाल वाकई बहुत व्यापक है, लेकिन इसको जितनी जल्दी हो सकता है हम प्रयास करेंगे। देखिए, गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट से योगी जी को चुनाव लड़ाने के ना वो बहुत अलहदा मायने हैं। जी, सवाल जो सबसे बड़ा है कि आखिर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से और गोरखपुर की सदर सीट से विधानसभा क्यों लड़ना चाहते हैं। 2017 में जब मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो वो उस समय एक सांसद थे, गोरखपुर संसदीय सीट से सांसद थे, और उसके बाद वो चूंकि अनिवार्यता होती है तो एमएलसी बन गए, एमएलसी बन के आए। उनके सामने बहुत आसान सा रास्ता था कि वो एक बार फिर चुनाव मैदान में न उतरते, बहुत मजबूती से पूरे चुनाव का नेतृत्व करते पूरे उत्तर प्रदेश में, और अपनी पार्टी को अपनी सरकार की वापसी सुनिश्चित कराने के बाद वो फिर कहीं से भी, वो तो जहां मुंह खोल देते सिटिंग विधायक उनके लिए सीट छोड़ देता। लेकिन
योगी आदित्यनाथ जी ने 5 साल काम करने के बाद, 5 साल एक सशक्त और विकास के उन्मुख सरकार चलाने के बाद यह फैसला किया कि मैं किनारे हट के बैठ के कैप्टनशिप नहीं करूंगा, पवेलियन में बैठ के कैप्टनशिप नहीं करूंगा। और जिस तरीके से ये 2014 के बाद लगातार राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बाद 2017 से डबल इंजन की सरकार, तो इस बार वो डबल इंजन जो कि उत्तर प्रदेश के विकास का 5 साल सत्ता का जिम्मेदार है, वो खुद फ्रंट पे आया है और अपना इंजन आगे लगाकर इस सत्ता की वापसी सुनिश्चित करा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रशासकीय क्षमता पिछले 5 सालों में पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा, उनके विकास करने की क्षमता और उसके विकास के प्रति उनके बड़े विजन को उत्तर प्रदेश ने देखा। अब उनके राजनीतिक नेतृत्व की जो उच्चतम स्तर है उसको भी देखेगा। अब यहां पर आपने कहा था ना शुरू में कि जरा गणित बताइए। देखिए, राजनीति 2014 से पहले पूरे भारत में और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में वाकई गणित का विषय था, जबकि राजनीति कभी गणित का विषय नहीं होती। यह समाज विज्ञान है, सामाजिक शास्त्र है, लेकिन नंबर बना दिया गया। तो अब अगर नंबरों की बात करें ना, तो 133 ऐसी सीटें हैं जो पूर्वांचल से आती हैं विधानसभा में। 403 की विधानसभा उत्तर प्रदेश की, उसमें 133 सीट। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब गोरखपुर से जाके चुनाव लड़ते हैं तो वो सबसे बड़ा संकेत तो ये देते हैं, कंसोलिडेट करते हैं उन 133 सीटों को जो कि उनकी कर्मभूमि रही है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गोरखपुर से चुनाव लड़ा के यह साफ और स्पष्ट संकेत और मजबूत संकेत दिया है कि आएंगे तो योगी ही और मुख्यमंत्री भी योगी। तो बीच में कोई नकारात्मकता इधर उधर की हो तो ये निर्णय केवल इस बात के लिए है। अब आते हैं आपका स्थानीय स्तर पर जो विधायक जी हैं, आदरणीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, तो 3 टर्म विधायक, और किसी तरह के उनके तरफ से किसी असंतोष जैसी कोई बात मुझे नहीं लगता कि है, ऐसी कोई जानकारी में भी नहीं है, पब्लिक डोमेन में भी नहीं है। और मैं तो यहां तक दावा करता हूं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा, कि अगर वो जीत भी जाते, मुख्यमंत्री जी चुनाव ना भी लड़ते और जैसे मुख्यमंत्री जी कहते, तो सर्वप्रथम डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल होते जो सामने आते और कहते कि लीजिए हमने अपनी सीट महाराज जी आपके लिए छोड़ी। तो कहीं से कोई स्थानीय असंतोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक काडर की पार्टी है, उनके यहाँ नीतिगत निर्णय होते हैं और एक बार जब निर्णय हो जाते हैं तो पूरी पार्टी लग जाती है। और सुनिए, राजनीति में कौन चुनाव जीतने के लिए नहीं आता और कौन चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन महत्व इस बात का है कि किस बड़े उद्देश्य के लिए ये सारी गिलहरियां लगी हुई हैं। और जब एक उद्देश्य बड़ा होता है, विजन बड़ा होता है, तो निश्चित रूप से इस तरह की छोटी छोटी बातें हुआ करती हैं और इसमें कहीं से कोई असंतोष नहीं है। अब आपके प्रश्न का दूसरे हिस्से पर मैं आता हूं कि क्यों गोरखपुर से ही, कभी उनके मथुरा से लड़ने की बात चल रही थी, कभी उनकी अयोध्या से लड़ने की बात चल रही थी। मेरा सवाल आपसे है, आप जरा मुझे बताएं कि पब्लिक फोरम में या पब्लिक डोमेन में औपचारिक रूप से कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने, किसी प्रवक्ता ने, किसी स्पोक्समैन ने, किसी ऑफिशियल ने कभी ये बात कही कि मथुरा से लड़ेंगे या अयोध्या से लड़ेंगे? नहीं कही। यह केवल कयासबाजी। तो अगर नहीं कही तो यह प्रश्न क्यों? राजनीतिक कयास है, और जिसको कि जो तथाकथित स्थापित मीडिया जो कि गिरोहबाजी ही करती आई है। अब उनके तो इतने बड़े दुर्दिन आ गए 2014 के बाद। 2014 से पहले तो वो मिनिस्टर और उनके डिपार्टमेंट तय किया करते थे अपने टीवी स्टूडियो में, और 2014 के बाद पूरे देश में, और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में उनको उतना ही पता होता है जितना कि पब्लिक डोमेन में खबर डाल दी जाती है। अपने सूत्र आधारित पत्रकारिता का पूरी तरीके से समापन हो चुका है। तो ये केवल कयासबाजी थी। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि कहीं किसी पब्लिक डोमेन में आधिकारिक रूप से किसी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने, जिम्मेदार व्यक्ति ने कहीं ये नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ जी मथुरा से लड़ने जा रहे हैं या गोरखपुर से लड़ने या अयोध्या से लड़ने जा रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति, आप मुझसे पूछेगा कि अवनीश जी
आप लुधियाना आ रहे हैं, अवनीश जी कहां जा रहे हैं, निश्चित रूप से अपनी जमीन पर जाएंगे। ये एक स्वभावगत आकलन है और ये एक सहज आकलन है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जब खुद चुनाव लड़ने का सोचा और ये तय किया कि मुझे अपने पूरे प्रदेश का नेतृत्व और सभी उम्मीदवारों का नेतृत्व फ्रंट पे आगे रह के करना है, मैदान में आगे रह के करना है, तो स्वाभाविक रूप से गोरखपुर उनकी सीट है और गोरखपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा अवनीश जी, मुझे ये बताइए कि क्या जब योगी आदित्यनाथ जैसे कद का व्यक्ति किसी सीट से चुनाव लड़ता है तो क्या वहां पर भी जातीय समीकरण इनको देख के वोट दिया जाता है, या फिर ऐसा व्यक्ति पूरे समाज का प्रतिनिधि बन जाता है और वहां पे सारी जातीय या धार्मिक या सामाजिक जो गुटबाजी होती है वो टूट जाती है? तो योगी जी के केस में ऐसा क्या है? योगी जी के केस में अगर आप गोरखपुर की चाहे संसदीय सीट हो और चाहे गोरखपुर में जो गोरखपुर शहर है ना, उसमें 2 सीटें आती हैं। एक गोरखपुर ग्रामीण जिसको कभी मानीराम विधानसभा सीट कहा जाता था, और एक गोरखपुर शहर हैं। दोनों शहरी सीट ही, लेकिन 2 हिस्से में बटी हैं, यानी 2 विधानसभाएं हैं गोरखपुर शहर। अब जब कोई विराट नेतृत्व जिसने उत्तर प्रदेश, समूचे उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधि हो, और 2014 से इस देश ने वो ट्रेंड देखा है जब जातीय बंधन और जातीय आधार पर वोटिंग का पैटर्न समाप्त हुआ है। 2014 से इसकी शुरुआत हुई। 2017 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आए तब तो मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी भी नहीं थे, घोषित चेहरे भी नहीं थे। लेकिन उस समय भी क्या हुआ, सारे जातीय आधार वोटिंग पैटर्न के वो टूटे। यानी 2014 से जो धारा निकली थी गैर जातिवाद चेतना की एक बृहद समाज के रूप में, वो 2017 में और मजबूत हुई और वहीं नहीं रुकी। 2019 में अभी हम लोगों ने फिर देखा 2014 के मुकाबले एक बड़ा बहुमत आया। और जब इतना बड़ा मैंडेट आता है ना, जब उत्तर प्रदेश में 300 से ऊपर सीटें मिलती है ना, जब राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी को इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिलता है ना, तो वो आपके वोट उस पार्टी को हर पॉकेट से आते हैं, समाज के हर हिस्से से आते हैं। और यहां तो यशस्वी मुख्यमंत्री अपने घर पर, अपने घर से लड़ रहे हैं, तो कहीं कोई इस तरह का नहीं। और गोरखपुर की दोनों सीटों का इतिहास भी नहीं है। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपके दर्शकों के लिए, ये एक नई जानकारी भी हो सकती है। बहुत लोगों को अभी यही पता होगा कि ये पहला मुख्यमंत्री है जो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं साहब, ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। 1971 में चरण सिंह की सरकार के तत्काल, चरण सिंह ने जब समर्थन अपना वापस ले लिया था, तो उस समय टीएन सिंह मुख्यमंत्री थे और वो गोरखपुर ग्रामीण की सीट, तब मानीराम कही जाती थी, वहां से चुनाव लड़े थे। लेकिन पूरे प्रदेश में उनके नेतृत्व को लेकर नकारात्मकता थी, वो एक फेल्ड सरकार थी और वो चुनाव हार गए। जीता कौन? जीते बड़े बाबा यानी स्वर्गीय अवैधनाथ जी महाराज, और हिंदू महासभा के टिकट पे जीते। तो गोरखपुर का पूरा शहर, गोरखपुर की पूरी जमीन एक उस सांस्कृतिक विरासत को अपने साथ लेके चलती है कि जहां ये कहा जाता है कि जाग मछंदर गोरख आया। तो ये गोरख की जमीन है, ये कबीर की जमीन है। और जरा आप देखिए ना, राम की प्रजा है, 100 किलोमीटर अयोध्या है, हम राम की प्रजा हैं, मुझे गर्व होता है ये कहते हुए। और एक इंसिडेंट आपको बड़ा मजेदार सुनाऊं। मैं साउथ की यात्रा में था ट्रेन में, और एक दंपत्ति मिला, अच्छा कि आप कहां से हैं? मैंने कहा गोरखपुर से हूं। उन्होंने कहा अच्छा, अयोध्या आपके यहां से कितनी दूर है? मैंने कहा 100 किलोमीटर। वो दोनों पति पत्नी चलती ट्रेन में खड़े हुए और मेरे पैर छुए। उन्होंने कहा धन्य है आप जो अयोध्या से मात्र 100 किलोमीटर की जमीन के निवासी हैं। तो कहीं कोई जातीयता, और ये तो साहब, ये इसको चुनाव मत मानिए। 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ होगा, ये जो 2022 में जो हो रहा है ना, ये एक सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद का यज्ञ हो रहा है। और यज्ञ में
अगर कोई नकारात्मकता या कोई आवण, कोई रावण, कोई ये कोई वो पहुंचे तो उसकी क्या गति होगी, इसको गोसाई तुलसीदास जी ने लिख दिया है और जनमानस का एक एक बच्चा जानता है। जी देखिए अवनीश जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे याद है 2017 से पहले तो योगी जी मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं थे, और उससे पहले जो विधानसभा चुनाव होते रहे हैं या जो लोकसभा चुनाव होते रहे हैं, उसमें मैंने ये देखा है कि योगी जी का अपना जो प्रभाव था वो गोरखपुर के इर्द गिर्द बमुश्किल 5-7 विधानसभा सीटों तक रहता था। और एक मिनट पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। परंतु 2017 के बाद जब योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जो उनकी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ चढ़ना शुरू हुआ, तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे भारत देश में एक भी ऐसा प्रांत नहीं है जहां योगी जी की लोकप्रियता देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं जैसी न हो। एक भी ऐसा प्रांत नहीं है, चाहे वो सुदूर दक्षिण केरल हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो या जम्मू कश्मीर हो। तो इस चुनाव के बाद, और अगर भाजपा इसमें जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा कि कयास लग रहे हैं या जो राजनीतिक हवा है कि प्रचंड बहुमत लेके वापसी कर रही है, तो इस चुनाव के बाद आप योगी जी का राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, जहां तक योगी जी और राजनीति, तो गोरक्ष पीठ के लिए एक धार्मिक पीठ होने के साथ साथ राजनीति से जुड़ा ये तीसरी पीढ़ी है। आदरणीय दिग्विजयनाथ जी महाराज हिंदू महासभा के टिकट पे उसी मानीराम यानी आज के गोरखपुर ग्रामीण से विधायक हुए। बड़े बाबा यानी अवैधनाथ जी दूसरी पीढ़ी विधायक, फिर सांसद, और उसके बाद ये योगी आदित्यनाथ जी जो 98 से लेके और मुख्यमंत्री बनने तक लगातार 5 बार उसी गोरखपुर की सीट से लोकसभा के मेंबर रहे। और अब 2022 में आप देखिए कि वो उस गोरखपुर की शहर सीट से विधायक के प्रत्याशी हैं। तो आप भविष्य स्वयं देख लीजिए। आपने योगी जी के भविष्य की बात की, चुनाव जीतने के बाद, चुनाव लड़ने से पहले का भविष्य आप देख लीजिए। यात्रा कहां से शुरू हुई, पूरे प्रदेश तक फैली। और आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि योगी, इससे पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी जी का असर पूर्वांचल की बहुत सारे सीटों पर नहीं, 5-7 सीटों पर था। नहीं साहब, आपको जरा पीछे ले जाना चाहूंगा। जब आडवाणी जी और अटल जी की भाजपा थी और चुनाव लड़ती थी, तो पूरे पूर्वांचल की करीब 25 से 30 सीटों की सीधी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी निभाते थे एज ए स्टार कैंपेनर, और एक एक स्तर पर, छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक उस चुनाव को देखने की, सुपरवाइज करने की। और बाकायदे उस समय संसाधन कम थे। आप सोचिए ना, आज से काफी साल पहले की हम लोग बात कर रहे हैं, तब इतने सारे चापर हवा में नहीं उड़ते थे। और योगी आदित्यनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी बाकायदे हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराती थी। वो हेलीकॉप्टर गोरखपुर में स्टैंड रहता था और वहां से महाराज जी अपनी दी गई सीटों की जिम्मेदारी निभाते थे। तो उनका असर, और अब निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हूं कि 2022 आते आते वही योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनके लिए त्रिपुरा से मांग आती है कि हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री बना दीजिए। बंगाल के हमारे मित्र कहते हैं कि हो गया 5 साल आपने एंजॉय कर लिया, अब जरा हमारे यहाँ भेज दीजिए। हम शिमला जा रहे थे अपने कुछ मित्रों के साथ, हाईवे पे हम लोग चाय पीने के लिए रुके। एक ट्रकर आ रहा था, वो भी वहां चाय पी रहा था। पंजाबी साहब थे, पग बांधे हुए थे सरदार जी। हमने उनसे पूछ लिया कहां से आ रहे हैं, उन्होंने कहा बनारस से आ रहे हैं। हमने कहा कैसा लगा अब यूपी? उन्होंने कहा जी योगी है, योगी है, हमें योगी भी दे दो आप, आपके पास तो बहुत सारे नेता निकल जाते हैं, आप कोई और बना लेना। तो राजनीतिक, योगी जी के राजनीतिक भविष्य की क्या बात कर रहे हैं? अगर दिल्ली की सत्ता में 2014 से एक गृहस्थ संत बैठा हुआ है, तो यह तो संत हैं, गेरुआधारी संत हैं। अगर वह व्यक्ति जो राजनीतिक व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी जी, वो अगर ये कह सकते हैं
कि झोला उठाऊंगा और चल दूंगा, तो ये तो वाकई झोला उठा के अपने घर को छोड़ देने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए गोरखपुर जानता है, गोरखपुर शहर जानता है, गोरखपुर की शहरी विधानसभा सीट जानती है कि उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और ऐसा प्रचंड बहुमत 2022 में आएगा कि वो नजीर बनेगी। जी अच्छा, फाइनली समय समाप्त होने की ओर है। हमने तय किया था कि हम लगभग ये 20-22 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे, तो मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न कर रहा हूं। आपका आकलन क्या है, चुनाव में 10 मार्च को कितनी सीट लेके आ रही है भाजपा? देखिए, सोशल मीडिया के मंचों पर, चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो, वहां हम सक्रिय हैं। और भी मंचों पर, जहां औपचारिक मंच या अनौपचारिक मंच, हमने लगातार पिछले 4 सालों से चुनाव का मोड तो अब बना है, हम तो पिछले 4 साल से चुनाव मोड में हैं। और एक ही बात हम कहते हैं कि जितनी सीटें एनडीए गठबंधन को, यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 2017 में मिली, उसमें कुछ बढ़ के सीटें आ रही हैं। हम लोग कोई विश्लेषक नहीं है, तो इसलिए हम लोग डेटा पर नहीं जाएंगे, हम नंबर नहीं बताएंगे, क्योंकि हम ज्योतिषी भी नहीं है। लेकिन यह विश्वास आपके सभी दर्शकों को दिलाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक को दिलाना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश से बाहर बैठे हुए ऐसे लोग जिनकी ये चाहत है कि कितनी सीटें आ जा रही हैं और प्रचंड आ रहा है कि नहीं है, उनके लिए उत्तर यही है कि जितनी सीटें आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में लेके बैठी है साहब, इससे ज्यादा सीटें आ रही हैं। और हवा अगर चल गई ना, तो वो फिर संख्या क्या होगी, इसकी कल्पना विपक्षी तो कभी कर ही नहीं सकते, हम आप भी नहीं कर सकते। जी धन्यवाद अवनीश जी, बड़ी अच्छी चर्चा रही। और आमतौर पे ये जितने जो सुपारी पत्रकार है ना, ये अपने स्टूडियो में बैठ के किसी की भी सरकार बनवाते रहते हैं, पर जिस दिन रिजल्ट आता है ना, फिर उस दिन वो, मैंने पिछली बार कहा था, भेड़िया बाएं हो जाते हैं और एकदम गधे के सींग की तरह गायब हो जाते हैं। तो मैं आपसे 10 मार्च को फिर से इस वीडियो की याद दिलाते हुए एक बार फिर से मैं चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज आप आए, और बहुत जल्दी अगले वीडियो में, अगले ही ऐसे ही किसी परिचर्चा में फिर से मिलते हैं। जैसे मैंने कहा था, मैं आपसे बहुत सारे सांस्कृतिक विषयों पर इस अपने मंच से जो है बहुत अच्छी डिस्कशन करना चाहता हूं। बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, धन्यवाद।